Good morning, students. Welcome to DSS online classes. In previous lecture, we have learned about free body diagram, right? Okay. Some more examples of free body diagram. If a block is placed on inclined plane. If a block is placed on inclined plane, किसी inclined plane पे अगर कोई ब्लॉक प्लेस्ड है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एंगल थीटा है, ये एक ब्लॉक है मास m, ये एक ब्लॉक है मास m, ठीक है। ओके, mg always acts downward. This one is theta, this one is 90 degree. What about this angle? 90 minus theta. Okay, mg का अगर ये 90 minus theta, what about this angle? theta. तो mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और उसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा, राइट। mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लेंथ l है और अगर आपसे कोई पूछे ये एंगल थीटा है तो ये हमारा मान लो x है, ये हमारा y है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो cos थीटा इक्वल टू x बाई l होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos x की वैल्यू l cos थीटा होगी। ऐसे ही तो l का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट l cos थीटा। सिमिलरली sin थीटा इक्वल टू y बाई l, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी? l sin थीटा होगी। y की वैल्यू क्या होगी? l sin थीटा होगी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट l sin थीटा। तो l का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट l cos थीटा। सिमिलरली mg का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा, राइट। ओके, नाउ अब अगर ब्लॉक के बारे में बात करें तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो n हमारा mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा और mg sin थीटा को होल्ड करने वाला कोई नहीं है, मतलब वो उससे उसको एक्सेलरेशन मिलने लगेगा। तो एक्सेलरेशन जो मिलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा और वो हमारा mg sin थीटा के इक्वल होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg sin थीटा के इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन यहां से g sin थीटा के इक्वल होगा। मतलब अगर ब्लॉक ऐसे कुछ रखा हुआ है तो mg, अगर m मास रखा हुआ है थीटा एंगल पे इंक्लाइन पे, तो mg sin थीटा उसका डाउनवर्ड आ रहा है, mg sin थीटा डाउनवर्ड आ रहा है, mg sin थीटा आ रहा है, मतलब उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा के बराबर एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? g sin थीटा के बराबर होगा। कुछ इंक्लाइंड की कहानी ऐसे होती है, ठीक है। ओके, इंक्लाइंड प्लेन हो गया तो नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के बराबर हो गया। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ नहीं है, m मास है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, mg cos थीटा इधर लग रहा है। mg cos थीटा नॉर्मल फोर्स इक्वल हो जाएंगे और इधर मास इंटू एक्सेलरेशन mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। इतनी सी बात है इसका फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा टेंशन इन स्ट्रिंग वालों की बात करते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग, तो टेंशन क्या होता है? किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी रस्सी में, किसी भी रोप में एक टेंशन डेवलप होता है। और वो टेंशन कैसे डेवलप होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वायर है, ठीक है। तो अभी ये लूज है, लेकिन अगर इसको ऐसे खींच दोगे तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा, राइट। उसको हम लोग टेंशन इन स्ट्रिंग बात करते हैं, राइट। टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इज द फोर्स अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनसाइड द स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग बात करेंगे। जब भी हम स्ट्रिंग लेंगे
हम अगर वो कुछ ना बात करें तो हम लेंगे कि स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ना तो स्ट्रिंग का मास है और ना ही उसमें कोई खिंचाव, मतलब उसके साइज में कोई चेंजेस आएंगे। अगर फोर्स लगाओगे तो वो एक्सटेंसिबल नहीं होगी, मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकती, राइट। तो किसी भी स्ट्रिंग में, अब जैसे टेंशन स्ट्रिंग, टेंशन क्या है, किसी एक स्ट्रिंग में डेवलप होने वाला फोर्स है, किसी एक स्ट्रिंग में। जैसे मान लो ये अभी नॉर्मल है, एकदम लूज है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमने ऐसे फोर्स लगाया दोनों तरफ, अभी टाइट हो गई है, अब इसमें टेंशन डेवलप होगा, अब इसमें टेंशन डेवलप होगा। तो हमारा याद रखना, अगर कोई कुछ भी ना दिया हो तो ये समझ लेना, टेंशन इन स्ट्रिंग में अगर कुछ भी ना दिया हो तो ये समझ लेना कि टेंशन हमारी मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल स्ट्रिंग जो होती है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग पे बेस्ड हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग पे बेस्ड हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। देखना, जैसे मान लो अगर आपसे बोले कि ये मास m है और यहां पे एक बंदा है, एक मैन है, जो इस मास m को खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है F फोर्स लगा के, F फोर्स लगा के उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है खींचेगा। तो याद रखना, टेंशन स्ट्रिंग में एक डेवलप होगा, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी होता है, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी होता है, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी होता है। ऐसे ये बॉडी है, इससे अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, ये यहां पे हाथ उसने यूज किए है, अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी होगा, तब ये ब्लॉक आगे चलेगा ए एक्सेलरेशन से, इस तरीके से। तो हम लोग टेंशन के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी की बात करेंगे हम लोग, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी की बात करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल। देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने बोला कि एक हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं टेंशन पे बेस्ड, एक मास है, मान लीजिए ये m1 मास है और एक मास है m2 मास है, m2 मास है, एक मास m1 है अब एक मास m2 है। इस पे किसी ने एक मैन है जो इसको F फोर्स लगा के खींच रहा है, इसको F फोर्स लगा के खींच रहा है, मान लो ये फोर्स F लगा रहा है। तो टेंशन कैसे हम लोग देखेंगे, इसमें डेवलप होने वाला टेंशन मान लो T1 है, तो T1 तो F के बराबर होगा, लेकिन इसमें डेवलप टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, देख लो ये मान लो T है, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी ये है तो टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी ये है तो टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी। क्लियर? उसके बाद ये मास ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये मासेस हमारे ए एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब मान लो अब हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो FBD ऑफ M1, FBD ऑफ M1, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो M1 ये है हमारा, M1 ये है, इधर हमारा टेंशन T1 लग रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, यहां पे नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा, M1G नीचे लगेगा, M1G नीचे लगेगा। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स है? और कोई फोर्स नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर y डायरेक्शन में फोर्स देखे तो ये इसको बैलेंस कर दे रहा है, हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, n इक्वल टू M1G हो जाएगा। अगर y डायरेक्शन में बात करें तो n इक्वल टू M1G हो जाएगा। लेकिन अगर x डायरेक्शन में बात करें, अगर हम x डायरेक्शन में बात करें तो y डायरेक्शन में बात करें, समेशन ऑफ ऑल फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0 करना है। y डायरेक्शन में बात करें तो n इक्वल टू mg हो जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरा अगर x डायरेक्शन में बात करें, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो हमारा T1 जो होगा उसकी कोशिश है M1 इंटू ए के बराबर। तो पहली इक्वेशन हमारी एक ये आ गई, यहां से T1 की वैल्यू M1 इंटू ए के बराबर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया? M1 का। सिमिलरली अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। चलो ये फोर्स F लग रहा है तो ये भी फोर्स F से खींचा जा रहा है, F फोर्स से पूरा सिस्टम खींचा जा रहा है। ठीक है, ओके। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं
M2 का। एक बार देखते हैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 देखते हैं। M2 ब्लॉक को देखो, उस पर सारे एक्सटर्नल फोर्स शो करो। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 देखो कैसे। M2 अपना ये है, ठीक है, M2 अपना ये है, F फोर्स ये है, T1 फोर्स ये है, A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, N2 मान लो ये नॉर्मल फोर्स है और उस नॉर्मल फोर्स को M2G बैलेंस करेगा। तो Y डायरेक्शन में अगर देखोगे तो पक्का N2 की वैल्यू M2G के बराबर आएगी। लेकिन अगर X डायरेक्शन में देखोगे तो F खींच रहा है, T1 रोक रहा है। F उसको आगे ले जा रहा है और T1 रोक रहा है। तो F माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू ए, ये इक्वेशन होगी दूसरी। ये इक्वेशन नंबर 2 जो इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसके लिए, और जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसके लिए। अब यहां से नॉर्मली पूछता है कि एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन इन द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप हो रहा है ये बताओ। तो ये दोनों बताना बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है, दोनों आप इजी वे में बता सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग यही सिस्टम अगर हॉरिजॉन्टल, अब हम लोग यही सिस्टम अगर इंक्लाइंड प्लेन पे देखें, जैसे मान लीजिए अगर इसके लिए और हम एक और ब्लॉक लगा देते तो ठीक है, उसमें डेवलप होने वाला टेंशन T2 होता। याद रखना एक सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सिंगल होता है। अगर स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है तो एक स्ट्रिंग में, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसमें टेंशन T1 होगा। अगर दूसरा ब्लॉक लोगे यहां पे तो उसमें टेंशन चेंज। एग्जांपल मैं आपको 2-3 ब्लॉक का एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं और बिल्कुल इजी वे में टेंशन वगैरह उसमें दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं। एक मास है M1, एक मास और है M2, एक मास और है M3, और ये सब कुछ F फोर्स से खींचे जा रहे हैं। मान लो ऐसे F फोर्स से खींचे जा रहे हैं, मान लो सारे A एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे। तो इन दोनों के बीच एक स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन मान लो T1 अवे फ्रॉम बॉडी, T1 अवे फ्रॉम बॉडी। लेकिन इन दोनों के बीच में दूसरी स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन मान लो T2 अवे फ्रॉम बॉडी, T2 अवे फ्रॉम बॉडी। देख लो, अब अगर A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो चलो M1 के लिए इक्वेशन अगर डायरेक्ट बनाओगे ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो T1 इक्वल टू M1A होगा, T1 इक्वल टू M1A होगा एक इक्वेशन। इसके लिए बनाओगे तो T2 माइनस T1, T2 खींच रहा है, T1 रोक रहा है, इक्वल टू M2 इंटू ए। तो दूसरी इक्वेशन बनाओगे T2 माइनस T1 इक्वल टू M2A, ये इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन बनाओगे F ले जा रहा है, T2 रोक रहा है, F माइनस T2 इक्वल टू M3A, ये इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हो गई, 1 2 3, 1 2 3, 3 इक्वेशन हो गई। बाई 1 2 एंड 3 यू कैन सॉल्व एक्सेलरेशन T1 एंड T2। आपको क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं? आप यहां पे एक्सेलरेशन सॉल्व कर सकते हैं, T1 सॉल्व कर सकते हैं एंड T2 सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो 3 इक्वेशन काफी है 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए। मतलब 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए आपको। तो 3 इक्वेशन मैंने दिखा दी हैं। वैसे मैंने अपवर्ड फोर्स नहीं दिखाए हैं, तो यहां पे मान लो N1 लग रहा है तो N1 M1G के बराबर होगा। यहां पे मान लो N2 लग रहा है तो M2G के बराबर होगा। यहां पे मान लो N3 लग रहा है तो M3G के बराबर होगा। N1 इक्वल टू M1G, N2 इक्वल टू M2G और N3 इक्वल टू M3G। क्लियर? इतना सा इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ओके। तो मेन इक्वेशन पे फोकस करो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन एंड तीसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर इंक्लाइंड पे हो तब क्या होगा। एक केस और ले ले, इंक्लाइंड पे हो तब क्या होगा, इंक्लाइंड पे हो तब क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से इंक्लाइंड पे हो तब क्या होगा। अगर हमारे ब्लॉक इंक्लाइंड पे हैं तब क्या होगा। देखो, इंक्लाइंड पे ब्लॉक है तब क्या होगा। ये थीटा है, ये मान लो M1 है और ये मान लो M2 है। ऐसे ये इंक्लाइंड है, यहां F फोर्स से खींचा जा रहा है, ये A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है।
ये M1 है और वो M2 है। यहाँ पे मान लो अवे फ्रॉम बॉडी टी टेंशन, अवे फ्रॉम बॉडी टी टेंशन, यहाँ पे M1 G साइन थीटा नीचे लगेगा और यहाँ पे क्या M2 G साइन थीटा नीचे लगेगा, M2 G साइन थीटा नीचे लगेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ खाली इस डायरेक्शन में, वर्टिकल में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका बनाओ और इसका बनाओ। तो पहले इसका बनाते हैं M1, FBD ऑफ M1। M1 से डायरेक्ट क्वेश्चन को T माइनस M1G, T माइनस M1G साइन थीटा, देखो M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 इंटू ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली हो गई इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से। T खींच रहा है, M1G साइन थीटा रोक रहा है, फिर भी ब्लॉक के एक्सेलरेशन से अगर आगे जा रहा है तो T माइनस M1G साइन थीटा इक्वल टू M1 है। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें M2 का। तो M2 का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो F फोर्स ये लग रहा है, M2G साइन थीटा इधर लग रहा है और इधर टेंशन T लग रहा है, T लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब अगर मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। तो F माइनस T माइनस M2G साइन थीटा, जैसे मान लो F आगे लग रहा है, T और M2G साइन थीटा दोनों रोक रहे हैं, उसके बाद भी तो एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। तो F माइनस T माइनस M2G साइन थीटा इक्वल टू M2 इंटू ए। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 हो जाएगा। उसके थ्रू इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो अननोन। कौन कौन से दो अननोन? एक्सेलरेशन एंड टेंशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे पुली वाले क्वेश्चंस की, राइट। नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पुलीज। टुडे we have discussed about some other type of variation of free body diagram. Okay, thank you.